भारत की आज़ादी ये कोई एक दिन में मिली चीज़ नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत लंबा, मुश्किल और ना जाने कितनी कुर्बानियों से भरा सफ़र था। तो चलिए, आज हम सब मिलकर उसी 90 साल लंबे सफ़र पर चलते हैं। वो सफ़र जिसने हमारे इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। पूरे 90 साल सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे छिपी हैं उन अनगिनत बलिदानों की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी बस एक छोटी सी चिंगारी से। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे राष्ट्र की आज़ादी की आग जला दी? आइए 1857 से लेकर 1947 तक के इस पूरे ऐतिहासिक सफर को करीब से देखते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1857 से। ये वो साल था जब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए सबसे पहली चिंगारी भड़की थी। साल 1857 मेरठ से बगावत की एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते ये पूरे उत्तर भारत में एक क्रांति की आग बनकर फैल गई। इसी को हम आज भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। देखिए, इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज तो खत्म कर दिया, पर इसके बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। मतलब गुलामी की पकड़ ढीली होने की जगह और भी ज्यादा मजबूत हो गई। इस विद्रोह ने एक बात तो एकदम साफ कर दी थी कि अब लड़ने का तरीका बदलना होगा, और बस यहीं से भारत की संगठित राजनीतिक आवाज का दौर शुरू हुआ। और ये एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ था। साल था 1885, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये वो संगठन था जिसने बिखरी हुई आवाजों को एक साथ जोड़ा और आज़ादी की लड़ाई को एक मजबूत संगठित मंच दिया। अब देखिए, अंग्रेजों ने अपनी वही जानी पहचानी बांटो और राज करो की नीति अपनाई। साल 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। उन्हें लगा कि बस काम हो गया, लेकिन उनका ये दांव बुरी तरह उल्टा पड़ गया। इस फैसले ने तो जैसे पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी, और इसी आग से जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का, जिसमें विदेशी सामान की होलियां जलाई गई और आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया गया। अब लड़ाई एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो रही थी। एक ऐसा दौर जहां हथियार हिंसा नहीं बल्कि विचार थे, और इस नए अध्याय को लिखने वाले थे महात्मा गांधी। साल 1915। इस साल भारत में एक ऐसे इंसान की वापसी हुई जिसने आने वाले 3 दशकों का पूरा इतिहास ही बदल देना था। जी हां, महात्मा गांधी। और उन्होंने आते ही इस आंदोलन को सत्य और अहिंसा की एक बिल्कुल नई राह दिखाई। गांधी जी अपने साथ 2 ऐसे शक्तिशाली हथियार लेकर आए थे जिनके आगे तोपें और बंदूकें भी फेल थीं। सत्याग्रह और अहिंसा। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए बिना झुके डटे रहना, और अहिंसा यानी मन, वचन और कर्म किसी भी तरह से किसी को चोट ना पहुंचाना। इन्हीं 2 सिद्धांतों ने आज़ादी की लड़ाई को वो नैतिक बल दिया जिसका सामना करना अंग्रेजी हुकूमत के लिए सच में लगभग नामुमकिन था। लेकिन अहिंसा के इस रास्ते पर चलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अप्रैल 1919 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अमृतसर का जलियांवाला बाग, जहां शांति से सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गईं। ये ब्रिटिश शासन की क्रूरता का वो काला अध्याय है जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता, और इस घटना ने प्रतिरोध की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। इस भयानक नरसंहार के जवाब में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का ऐलान कर दिया। मतलब अब अंग्रेजों के साथ कोई सहयोग नहीं। सरकारी स्कूल, कॉलेज, नौकरियां, विदेशी कपड़े, हर एक चीज का बहिष्कार किया गया। ये पहली बार था जब छात्र, वकील, किसान, मजदूर, पूरा का पूरा भारत एक साथ एक आवाज में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया था। अब देखिए, लक्ष्य बदल चुका था। अब सिर्फ सुधार नहीं बल्कि पूरी आज़ादी चाहिए थी। और फिर आया साल 1929, लाहौर का ऐतिहासिक अधिवेशन, जहां जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और कांग्रेस ने नारा दिया, पूर्ण स्वराज। संदेश बिल्कुल साफ था, अब हमें आधी अधूरी नहीं, पूरी की पूरी आज़ादी चाहिए। इस संकल्प को जमीन पर कैसे उतारा गया? दांडी मार्च से। गांधी जी ने एक बहुत ही साधारण सी चीज चुनी, नमक। उन्होंने नमक पर लगे अंग्रेजी कानून को तोड़ने का फैसला किया। 24 दिन, 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा, और फिर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी के तट पर एक मुट्ठी नमक बनाकर उस कानून को तोड़ दिया। सोचिए, बस एक मुट्ठी नमक, और उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी।
और अब हम इस संघर्ष के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में पहुंचते हैं। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और भारत ने तय किया कि यही मौका है अपनी आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का। साल 1942 गांधी जी ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया, भारत छोड़ो, और देश को एक शक्तिशाली मंत्र दिया, करो या मरो। इसका मतलब एकदम सीधा था, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। बस इस आखिरी आह्वान पर पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की जड़ों पर इतनी गहरी चोट की कि उनकी पकड़ हमेशा के लिए कमजोर पड़ गई। अब उन्हें भी एहसास हो चुका था कि भारत पर राज करना अब मुमकिन नहीं है। और इसी दौरान देश के बाहर भी एक लड़ाई लड़ी जा रही थी। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की चिंता को और बढ़ा दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि जिन भारतीय सैनिकों के दम पर अंग्रेज यहां राज कर रहे थे, अब वो सैनिक भी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने को तैयार थे। और फिर आया साल 1946। इस बार रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने बगावत का झंडा उठा लिया। अब सोचिए, जब अपनी ही सेना और नौसेना हाथ से निकल जाए तो कोई भी साम्राज्य कैसे टिक सकता है। ये ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। और आखिरकार वो दिन आया। 90 सालों के लंबे, थका देने वाले और कुर्बानियों से भरे संघर्ष का अंत हुआ। 15 अगस्त 1947 आधी रात को भारत ने एक नई आज़ाद सुबह में अपनी आंखें खोली। ये सिर्फ एक देश की आज़ादी नहीं थी, नहीं, ये तो एक पूरे नए युग का जन्म था। 1857 से लेके 1947 तक की ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ एक देश के बनने की कहानी नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की पहचान गढ़ने की कहानी है। एक ऐसी पहचान जो त्याग, संघर्ष और एकता की नींव पर बनी थी। और ये पूरा सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अपने आज को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने उस अतीत और उन अनगिनत कुर्बानियों को याद रखना हम सबकी जिम्मेदारी